about the various methods of inventory control, that is perpetual inventory control method and the review of slow and non-moving items or products. These are methods which are used for the control of inventory to run the business smoothly, ताकि business smoothly run करे and to raise the economy of the business. So there are various methods और भी different methods है. So let's begin with another method of inventory control, that is सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल्स। इसमें अलग अलग लेवल सेट कर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कैटेगराइज इनटू, जो आइटम्स हैं उसको कैटेगराइज कर दिया गया है 3 लेवल में। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सेकंड वन इज मिनिमम स्टॉक लेवल एंड थर्ड वन इज रीऑर्डर लेवल। इन तीनों कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो वन बाय वन करके इस लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होती है? ये इट रिप्रेजेंट्स द अपर लिमिट बियॉन्ड विच क्वांटिटी ऑफ एनी आइटम इज नॉर्मली अलाउड टू राइज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि ज्यादा से ज्यादा इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए किसी भी प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि हम कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें एक सिरप की प्रोडक्शन हो रही है या टेबलेट की प्रोडक्शन हो रही है, अलग अलग उसमें इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, डिफरेंट कलरिंग एजेंट, डिफरेंट जो एक्सिपिएंट्स है उसमें यूज होते हैं। तो उसमें उनकी जो लिमिट है भी, उनका मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फ्लेवरिंग एजेंट उतनी क्वांटिटी में नहीं मंगवाया गया कि वो कम पड़ गया, तो उससे क्या होगा, क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होती है, सारा जो बल्क होगा वो वेस्ट हो जाएगा। सो इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इतना स्टॉक तो होना चाहिए कि आपका जो एक बल्क, एक बैच है वो अच्छे से निकल जाए। So it represents the upper limit beyond which quantity of any item is normally allowed to rise. अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं वो भी कंसीडर करके किए जाते हैं कि क्या चीज माइंड में रखनी चाहिए एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम स्टॉक रखने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का। सबसे पहले तो इसमें रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल, भी कितना कंज्यूम हो रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी कंजप्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही जो मैक्सिमम स्टॉक है वो डिसाइड होना चाहिए कि इसका इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस, अब कोई भी प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने के लिए, स्टॉक को रखने के लिए जगह भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास कई जो प्रोडक्ट्स होते हैं इस तरह के होते हैं इंग्रेडिएंट कि जिनको स्पेशल स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, जिनको कूल टेम्परेचर चाहिए, उनको रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है। आपने इतना ज़्यादा बल्क में मंगवा लिया है, उसके पास स्पेस नहीं है, अगर उसको आप बाहर रखोगे तो वो डिटोरेट यानी खराब हो जाएगा। तो अपना स्टॉक लेवल उतना रखना है कि आपके पास उतनी स्पेस भी अवेलेबल होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल नीडेड और रिक्वायर्ड अवेलेबल। नेक्स्ट जो हम माइंड में रखते हैं दैट इज कैपिटल नीडेड एंड अवेलेबल। भी अब कोई भी आप स्टॉक रखना है, आपने उस पर पैसा लगाया है, आपके पास जो कैपिटल है, क्या आपके पास उतना स्टॉक खरीदने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए और उतना आपका बजट भी है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप मंगवाए जा रहे हो कि हाँ बजट बहुत ज़्यादा है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो हम और स्टॉक मंगवा लेते हैं, या फिर इसका रेट कोई भी है, उसका कैपिटल है बहुत सही रेट में मिल रहा है तो और मंगवा लेते हैं। ऐसा नहीं, वो बड़ा बड़ा डिटोरेट भी हो सकता है, आपके पास स्पेस है कि नहीं है, वो भी सारी चीज़ माइंड में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है। कुछ मटेरियल इस तरह के होते हैं, ज्यादा अमाउंट में मंगवाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, डिटोरेट हो जाते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए होती है। उसको स्पेशली स्टोर करने के लिए इस तरह की उसकी स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है कि मटेरियल हम किस तरह से उसको मैक्सिमम कितना रख। कुछ चीज़ें खराब हो जाती है तो हम उतना ही मंगवाते हैं ना कि इसकी थोड़ी अमाउंट मंगवाओ, एक बार यूज हो जाए, फिर इसको दोबारा से हम उसको मंगवा सकते हैं, इंस्टेड कि हम उसको बल्क में मंगवा के वो खराब होता रहेगा, उसका कोई यूज नहीं है। सो नेचर ऑफ मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जिसको हम कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल में कितना रखना है, दैट इज मार्केट ट्रेंड। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं
मार्केट ट्रेंड्स जो कि आउटडेटेड हो जाते हैं या फिर कुछ इस तरह से होते हैं कि किसी चीज़ का अल्टरनेटिव निकाल लिया जाता है। बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती हैं, जैसे कोई फ्लेवरिंग एजेंट है, कोई उसमें एक्सीपिएंट इस तरह का है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया कि हाँ ये बेटर है, उसका अच्छा ऑप्शन है। तो उसका कई बार ऐसे भी होता है कि आजकल इस चीज़ का ट्रेंड ही नहीं चल रहा और कोई भी प्रोसेस है वो चेंज कर दी या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज कर दी, मेथड चेंज की, ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि आपने किसी चीज़ का स्टॉक बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, अब उसका ट्रेंड नहीं चल रहा, वो नहीं यूज़ होता, तो वो आपका वेस्ट हो जाता है। ये चीज़ें भी कुछ माइंड में रखनी पड़ती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको सेफ्टी से रखना पड़ता है, क्योंकि कईयों का रिस्क होता है कि वो डिटोरेट हो जाएंगे या फिर कुछ इस तरह के स्पेशल कंडीशन में स्टोर करना पड़ता है। और जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है दैट इज लीड टाइम फ्रॉम विच द डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। इसमें लीड टाइम देखा जाता है। अब ये लीड टाइम क्या होता है, हियर लीड टाइम की बात करें, लीड टाइम क्या होता है, ये टोटल टाइम जो कि एक कोई भी चीज हमें रिकॉग्नाइज हो जाती है कि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, अब इसका ऑर्डर लगाएंगे तब वो हमें मिल जाएगी। हम पहले ही देखते हैं ना, हमारे घर में कोई भी सामान है, जैसे कोई ग्रोसरी का ही सामान है, खत्म होने वाला है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि अब ये तो खत्म होने वाला है, इसको परचेज करना पड़ेगा, पहले से ही जाके मार्केट से ले आओ, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा। तो वो जो टाइम होता है कि इसकी अमाउंट कम रह गई है, तो लीड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम स्टॉक रखते हैं। लीड टाइम इज द टोटल टाइम कंज्यूम्ड बिटवीन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड ऑफ आइटम्स एंड टिल द टाइम रिसीव्ड ऑफ और यूज। ये होता है लीड टाइम, टोटल टाइम कंज्यूम्ड बिटवीन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड ऑफ आइटम्स टिल द टाइम रिसीव्ड फॉर यूज, दिस इज नोन एज लीड टाइम। उसके बाद जब इसकी कैलकुलेशन मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है दैट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट maximum stock level। अब फॉर्मूला क्या यूज होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू द रीऑर्डर लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल is equal to reorder level minus reorder quantity जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है रीऑर्डर लेवल यानी दोबारा से उसको ऑर्डर करना, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, उसमें कितनी क्वांटिटी उसको ऑर्डर करनी है रीऑर्डर दोबारा से, ये मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच का लेवल होता है, माइनस कम से कम कितनी कंजप्शन है उसको माइनस कर देते हैं मिनिमम कंजप्शन, कम से कम कितनी उसकी कंजप्शन हो रही है। अब हम जो मिनिमम कंजप्शन है इसको भी कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मिनिमम कंजप्शन इज इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन पर वीक, हफ्ते में कितनी कंजप्शन हो रही है, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम नेक्स्ट हमारा आ गया मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम consumption is equal to minimum consumption per week
रही है उसमें मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कम से कम रीऑर्डर पीरियड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम कंजप्शन। रीऑर्डर क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल इज द मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच का पीरियड होता है, उसको कहते हैं। सो दीज आर द फॉर्मूला, ये फॉर्मूलाज हैं टू कैलकुलेट द मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, इससे हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वो तो अपर लिमिट थी। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द लोअर लिमिट बिलो विच द स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, मतलब कि उससे कम नहीं होना चाहिए, वो लोअर लिमिट होती है। इसकी बात करें अगर हम मिनिमम स्टॉक लेवल की, मिनिमम स्टॉक लेवल में क्या आ जाता है, ये वो लोअर लिमिट है बिलो विच जो स्टॉक है हमारा ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, नोन एज, इसको बफर स्टॉक भी कहा जाता है। मिनिमम स्टॉक लेवल को बफर स्टॉक भी कहा जाता है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल को बफर स्टॉक भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज बफर स्टॉक। कम से कम, इतना नहीं, उसका भी इतनी अमाउंट होनी चाहिए, कम से कम अमाउंट। अब इसमें क्या बता रखा है, मेन इसका पर्पस क्या है, कम से कम अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इसको ये सेट कर दिया जाता है ताकि कोई भी चीज आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, कि ऐसा ना हो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बिल्कुल ही वो फिनिश हो गई है, आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। उसमें तो ये था कि बहुत ज्यादा एक्सेस भी ना हो जाए, इसमें आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, विच में लीड टू द स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लो इसकी, ये किसको प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट आउट ऑफ स्टॉक। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए देन इट में लीड टू द स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई भी स्टॉक है, इफ जो स्टॉक है आउट है, स्टॉक बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गया, देन इट विल लीड टू द स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन रोक देगा। कोई भी एग्जांपल ले ले, कुछ भी, कोई भी एक्सीपिएंट हम यूज कर रहे हैं, वो अगर हमें टाइमली बैच लगा हुआ है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, बैच लगा रखा है, लेकिन वो मिनिमम से भी मिनिमम स्टॉक लेवल उसका है भी कम से कम इतना, तो वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तो वो क्या करता है, इट में लीड टू द स्टॉपेज ऑफ द प्रोडक्शन, उसको कम कर देता है। इसमें कुछ जो लेवल है ना, इसको फिक्स करने के लिए कुछ जो पॉइंट है, कुछ जो फैक्टर है, वो हमें कंसीडर करके चलने होते हैं। दैट इज, सबसे पहले तो लीड टाइम। इसमें अगर फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स level is fixed into consideration of following factors. Level is fixed by consideration of following फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं इसके लिए? एक तो लीड टाइम,
लीड टाइम जब एक्चुअली जो हमारे को नीड है वो टाइम, किसके बीच का टाइम, जब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और जो वो हमारी रिक्वायरमेंट से तब तक वो हमारे पास रिसीव हो जाएगा, उसको लीड टाइम कहते हैं। एंड सेकंड फैक्टर इज एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, भी कितना कंज्यूम हो रहा है जो भी प्रोडक्ट है, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन कितना कंज्यूम हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला होता है, दैट इज मिनिमम लेवल स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल माइनस जितनी नॉर्मल कंजप्शन हो रही है पर वीक, नॉर्मल कंजप्शन पर वीक इनटू जितनी एवरेज डिलीवरी टाइम हमें रिसीव हो रहा है इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम, जो प्रोडक्ट है हमें जिस टाइम पर हमें रिसीव हो रहा है, कितनी पर वीक हर हफ्ते कितनी उसकी कंज्यूम हो रही है और कितने टाइम में वो हमें डिलीवर हो रहा है, उसके साथ इनटू कर देंगे। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में जो ऑर्डर लगाया जाता है दैट इज नोन एज रीऑर्डर लेवल, और लेवल फिक्स्ड बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, उसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। ये हमारा थर्ड लेवल भी है इसमें, दैट इज रीऑर्डर लेवल। हम बार बार रीऑर्डर लेवल पढ़ रहे हैं कि है क्या, लेवल फिक्स्ड बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल इज नोन एज रीऑर्डर लेवल कहा जाता है उसको। उसके बाद इसमें जो इन्वेंट्री है, इस लेवल में क्या होता है, इन्वेंट्री का परचेज करना, एक तरह की परचेजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, ये पता लग जाता है कि वो मिनिमम लेवल पे जो भी हमारा स्टॉक है जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो मिनिमम लेवल तक पहुंचा है या मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर लगता है कि अब हम इसको परचेज कर लेना चाहिए, परचेजिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला होता है, दैट इज, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, reorder level is equal to minimum consumption during the period, reorder level is equal to minimum consumption during the period into maximum reorder period, maximum reorder period. This is the formula to calculate the reorder level. ये हमारा फॉर्मूला हो गया रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है, इसमें मिनिमम भी कितना कंज्यूम हो रहा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो स्टॉक है वो कितना पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंज्यूम हो जाएगा,
उसको निकालना है, इनटू कितने टाइम में वो कंज्यूम हो रहा है और कितने पीरियड में उसका हम ऑर्डर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसकी कंजप्शन पहले हो रही है, वो सब यूज हो गया, लेकिन हम उसका ऑर्डर उसकी परचेजिंग प्रोसेस बाद में स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और लेवल होता है जो कि इसमें कैटेगराइज नहीं मैंने कर रखा, दैट इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, डेंजर लेवल की बात करें, ये वो लेवल आ जाता है जब जो लेवल है मिनिमम स्टॉक से भी बिल्कुल नीचे चला गया। जितना भी हमने सोचा था इतना स्टॉक तो हमारे पास अवेलेबल होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये बनाने के लिए इतना सफिशिएंट है। चाहे हम कोई सिरप बना रहे हैं या फिर हम किसी टैबलेट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैप्सूल की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई एक्सपेक्टोरेंट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, भी इसमें इतना स्टॉक लेवल हमारे पास है। लेकिन वह जब वो उस लिमिट से भी नीचे आ जाता है, दैट लेवल इज नोन एज डेंजर लेवल। तो हम इसको लिख सकते हैं बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल से भी नीचे आ जाता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि डेंजर लेवल तक ना पहुंचे, क्योंकि इट विल लीड टू द ये एक इस तरह से जो भी प्रोडक्शन चल रही है उसको रोक देगा, जो कि एक एडवर्स इफेक्ट डालती है हमारी जो भी प्रोडक्शन है उस पर, प्रोडक्शन को रोक देगा। इफ रीचेस, अगर वो वहां तक डेंजर लेवल तक पहुंच गया है तो इसमें क्विक एक्शन लेना चाहिए ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सके, हम जो प्रोडक्शन है वो टाइम से हो सके। किसी भी कंपनी, किसी भी एंटरप्राइज में ये डेंजर लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड फॉर द इन्वेंट्री कंट्रोल। ये हमारा नेक्स्ट मेथड था। हम अलग अलग मेथड्स पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करा जाता है। इस चैप्टर में सारे मेथड्स ही हैं। हमने एबीसी एनालिसिस किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटेल में स्टडी किया, वीईडी एनालिसिस किया, वेज एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हमने स्टडी किया, और इसमें एक तो रिव्यू ऑफ मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स के बारे में डिटेल स्टडी किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो मेथड किया आज जो डिस्कस किया है दैट इज सेटिंग ऑफ। अगर हम सेटिंग कर ले वेरियस लेवल्स ऑफ, जो अलग अलग लेवल्स हैं हमारे, जो भी आइटम्स है, जो हमारे पास मटेरियल है, उनको अलग अलग लेवल्स में सेट कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट मेथड। और उसके बाद कुछ मेथड्स और हैं जो कि ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा ब्रीफली ही हमें पढ़ना है। उसके बाद आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का चैप्टर कंप्लीट होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।